नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर राज क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार मुझे व्हाट्सएप पे पूछते हैं या फ़ोन करके पूछते हैं कि मैडम किन सारे विषयों को हम लोग पढ़ लें जिससे कि हमारा नेट क्वालिफाई हो जाए या हमारा पीएचडी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो हम क्लियर कर लें। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको चाहे नेट आपको क्वालिफाई करना हो, उसमें जेआरएफ निकालना हो या फिर पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको क्लियर करना हो, ऐसी स्थिति में आपको भारतीय इतिहास के जो सारे टॉपिक्स हैं उनके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। जितने भी प्रश्न आते हैं नेट में हो या फिर पीएचडी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में हो, ये इन्हीं सारे विषय वस्तु के अंतर्गत से ही पूछे जाते हैं। तो मैं अपनी वीडियो में आपको लगभग पूरे के पूरे चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ाने का प्रयास करती हूँ ताकि आप ऑब्जेक्टिव के लिए कहीं और किसी भी सोर्स को ढूंढने की आपको ज़रूरत ना पड़े। यदि आप मेरी वीडियो को पूरा देखते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके नेट क्वालिफाई करने के और पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करने की उम्मीद जो है वो 80 से 90% हो जाती है और उसके बाद 10% आपकी मेहनत पर निर्भर करता है कि आप उन चीज़ों को कितना अपने दिमाग में रख सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो या तो आपको प्राचीन भारतीय इतिहास से पूछे जाएंगे या मध्यकालीन भारतीय इतिहास से या आधुनिक भारतीय इतिहास से। तो ये जो है ये मेन टॉपिक्स जो हैं वो आपको आना बहुत ही ज़रूरी है। अब रही बात कि सिलसिलेवार ढंग से इतिहास को हम कड़ियों के रूप में कैसे पढ़ें, किसके बाद हमें क्या पढ़ना चाहिए ताकि हमारे दिमाग में सारी बातें जो हैं वो बिल्कुल क्लियर रहें। तो आज मैं बता दूं आपको कि प्राचीन भारत में आपको क्या पढ़ना है, मध्यकालीन भारत में आपको क्या पढ़ना है और आधुनिक भारत में आपको क्या पढ़ना है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं। देखिए, प्राचीन भारत में सबसे पहले तो आपको इतिहास की जानकारी के सोर्स जो हैं वो आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आप जो है नेक्स्ट आप चले जाइएगा सिंधु घाटी सभ्यता पे। तत्पश्चात आपका जो है वैदिक सभ्यता प्रारंभ होता है। आपको मैंने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत ये पढ़ा दिया है, मैंने आपको सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ा दी है, मैंने आपको वैदिक सभ्यता पढ़ा दी है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है 16 महाजनपद और मगध का अभ्युदय, ये आपको पढ़ना है। इसको पढ़ने के साथ साथ उसी समय में आप महावीर स्वामी का जैन धर्म और दर्शन इसे पढ़ेंगे। उसके बाद आप गौतम बुद्ध का बौद्ध धर्म और दर्शन इसको पढ़ेंगे। इतना पढ़ने के बाद में आप आएंगे उस काल के भारत की राजनीतिक अवस्था यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की भारत की राजनीतिक अवस्था, विशेषकर राजतंत्रात्मक एवं गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, आप इसे पढ़ेंगे क्योंकि जितना भी प्राचीन भारतीय इतिहास की शासन व्यवस्था है ये इसका बेस है, तो इसको आपको पढ़ना है। नेक्स्ट जो आप जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के साथ ही आप सिकंदर का आक्रमण ये भी पढ़ लेते हैं। हालांकि एक चैप्टर के भीतर बहुत सारी बातें जो हैं वो छुपी हुई होती हैं और एक वंश की कई एक वंशावली होती है। एक वंश जब आप पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे सम्राटों के जीवन के बारे में भी और उनके कार्य और उनके चरित्र के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। तो इस तरह से आप मौर्य वंश जो है वो पढ़ते हैं और मौर्य वंश के बाद आप सिकंदर का आक्रमण इसको आपको पढ़ना है। तत्पश्चात आपको शुंग, कण्व और सातवाहन इन वंश के बारे में भी प्राचीन भारतीय इतिहास में पढ़ना है। शुंग, कण्व, सातवाहन वंश के बाद में जो नेक्स्ट है वो आपका विदेशी आक्रमण, जिसमें कि यूनानी आक्रमण, शक और कुषाणों का आक्रमण, ये आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट जो है वो आपको पढ़ना है गुप्त साम्राज्य का उदय और विकास। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है गुप्त साम्राज्य, ये आपको अच्छे से पढ़ना होगा क्योंकि लगभग 10 से 20 प्रश्न जो हैं वो आपको गुप्त साम्राज्य से पूछे जाते हैं। अलग अलग जो उनके सम्राट हैं उनके जीवन से संबंधित पूछे ही जाते हैं। तो इस तरह से आप गुप्त काल तक प्राचीन भारतीय इतिहास में पढ़ते हैं। गुप्त काल के बाद आपको हर्षवर्धन और उसके शासनकाल के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट जो आप पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास में वो है उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश, विशेष करके राजपूत युग के बारे में आपको यहाँ पढ़ना है। साथ ही साथ आपको दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के बारे में भी पढ़ना है।
प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत। फिर आप भारतीय सामंतवाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो भारतीय सामंतवाद की उत्पत्ति एवं विशेषताओं के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे भारत का औपनिवेशिक एवं सांस्कृतिक प्रसार, ये भी प्राचीन भारतीय इतिहास का ही एक हिस्सा है जिसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद हम आ जाते हैं अरबों के आगमन पे, यहाँ से आपका मध्यकाल जो है वो प्रारंभ हो जाता है लगभग। तो ये सारे चैप्टर्स जो हैं वो प्राचीन भारतीय इतिहास के चैप्टर हैं और मुख्य रूप से आप ऐसा कह सकते हैं कि 18 चैप्टर्स हैं, 18 से 20 चैप्टर्स हैं, जो यदि आप पढ़ लेते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास में तो आपका ये पूरा का पूरा पीरियड कंप्लीट हो जाता है। एक जो बहुत ज़रूरी बात आपको इस वीडियो में बताना चाहती हूँ वो ये है कि नेट में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें से 40% प्राचीन भारतीय इतिहास से आता है, उसके बाद में 30% आपका मध्यकालीन भारतीय इतिहास से आता है और 30% फिर से आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से आता है, आधुनिक भारतीय इतिहास से आता है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि नेट का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 33% ही है, आपको 33% भी यदि नंबर आते हैं तो आप नेट क्वालिफाई कर जाते हैं। तो आपके लिए आप सिर्फ एक ही हिस्से को, यदि आप प्राचीन भारत पे ही अच्छी पकड़ बना लेते हैं या मध्यकालीन भारत पर अच्छी पकड़ बना लेते हैं या आधुनिक भारत पर अच्छी पकड़ बना लेते हैं, जिसमें भी आपकी रुचि है, यदि आप उस पर अपनी पकड़ बना लेते हैं तो एक पार्ट भी अगर आपका मजबूत है तो आप आसानी से नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से प्राचीन भारतीय इतिहास हम बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं ख़त्म होने की और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और नेट के एग्ज़ामिनेशन में अभी आपके पास पूरे 6 महीनों का वक्त बाकी है। ऐसी स्थिति में यदि आप प्राचीन भारतीय इतिहास भी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका नेट क्वालिफाई करने की जो संभावना है वो 70 से 80% बढ़ जाती है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही कि प्राचीन भारतीय इतिहास की विषय वस्तु क्या है। अगली वीडियो में आप देखिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास की विषय वस्तु क्या है और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में आपको क्या पढ़ना है।